नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान की निंदा और इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। इस बीच अब इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ दिए गए इजराइल के बयान की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक ब्लैकमेल करार दिया है। ओआईसी ने एक बयान में कहा है कि उनका मानना है कि सुरक्षा परिषद में महासचिव का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तय किए गए उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारी के अनुसार था। बयान में ओआईसी ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल की कब्जे की नीति की वजह से जो युद्ध अपराध हो रहे हैं उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां जिस तरह की भूमिका निभा रही हैं उसके लिए उनके मन में महासचिव के प्रति सम्मान की भावना है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सत्र में बोलते हुए गुटेरेस ने कहा था कि हमास का हमला अचानक ही नहीं हो गया। फिलिस्तीनी बीते 56 साल से दम घुटा देने वाले कब्जे में रह रहे हैं। इसके बाद इजराइल हमलावर हो गया था, इस्तीफे की मांग करने लगा और बैठकें भी रद्द कर दी और यूएन के अधिकारियों के वीजा को रद्द करने की बात तक कह दी। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि उसे लोगों के जीवन को बचाने के लिए तत्काल ईंधन की जरूरत है। यूएन का कहना है कि अगर गजा को ईंधन नहीं मिलता है तो यूएनआरडब्ल्यूए को काफी हद तक कटौती करने के लिए मजबूर किया जाएगा और कुछ मामलों में गजा पट्टी में अपने मानवीय अभियानों को रोक दिया जाएगा। आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बता दें, इजराइल ने मदद के लिए आ रहे शिपमेंट के साथ ईंधन भेजने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसे हमास द्वारा जब्त किया जा सकता है। बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने अपने संयुक्त बयान में इजराइल के हमलों से नागरिकों को निशाना बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि आत्मरक्षा का अधिकार कानून तोड़ने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नजरअंदाज करने को उचित नहीं ठहराता है। इसके अलावा उन्होंने गजा पट्टी में जबरन लोगों को निकालने और सामूहिक दंड की निंदा की। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गजा में तत्काल युद्ध विराम लागू करने का आह्वान किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने गजा में युद्ध विराम का आह्वान करने में विफल रहने के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना की है और पश्चिम पर मुसलमानों की पीड़ा के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा युद्ध विराम का आह्वान करने से पहले कितने और बच्चों को मरना होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कार्रवाई करने से पहले गजा पर और कितने टन बम गिराए जाएंगे। अर्दोआन ने पश्चिम पर गजा में हो रही हिंसा को देखने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम के देश इसलिए कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है। बता दें, बुधवार को अर्दोआन ने इजराइल की अपनी यात्रा रद्द कर दी और कहा कि उन्हें दुख है कि पिछले महीने उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विदेश मंत्री ने गजा में इजरायल के हमले को बदले की लड़ाई कहा है। हेग में रियाद अल मलिकी ने कहा कि इस बार इजरायल जो युद्ध लड़ रहा है वो अलग है, इस बार ये बदले की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पहले हमें इस एक तरफा आक्रामकता को खत्म करने की जरूरत है और फिर हमें युद्ध विराम का आह्वान करने की जरूरत है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बताया कि गजा को नियंत्रित करने वाला हमास का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉस्को का दौरा कर रहा है। रूस की सरकारी RIA समाचार एजेंसी ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के एक सूत्र के हवाले से कहा कि मॉस्को का दौरा करने वालों में हमास के वरिष्ठ सदस्य अबू मरजूक भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गजा में मरने वालों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने टैंकों का उपयोग करके हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए गजा के अंदर रात भर जमीनी हमला किया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि फिलिस्तीनी हमले में जितने लोग मारे गए हैं उसे लेकर वो सच बोल रहे हैं। बीबीसी के अनुसार फलस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता की कोऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग ने कहा है कि गजा में लोग अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल लोगों से गजा शहर छोड़कर बाहर निकलने के लिए कह रहा है, जिसके जवाब में लिन हेस्टिंग ने ये कहा है। उन्होंने कहा, जो लोग जगह छोड़कर नहीं निकल रहे उनके पास जाने के लिए जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। इजराइल की नई चेतावनी उनके किसी काम की नहीं है क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, इस हिंसा के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत निगरानी की जानी चाहिए।
इसका मतलब है कि नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए और उनके पास जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहें और चाहे वो अपनी जगह छोड़ना चाहें या ना चाहें, उन्हें ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। बता दें, बीती रात इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने उत्तरी गजा में टैंक का इस्तेमाल कर टारगेटेड छापेमारी की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार आज गजा में भोजन, पानी और दवा लेकर 12 सहायता ट्रक प्रवेश कर रहे हैं। इससे हाल के दिनों में पट्टी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की कुल संख्या 74 हो गई है। हमास के साथ युद्ध में इजरायल के आने के बाद इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद सरकार के सदमे और पक्षाघात को समझना संभव है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि सरकार आगामी युद्ध के लगभग 3 सप्ताह बाद भी सदमे से कैसे उबर नहीं पाई है। उन्होंने आगे कहा, सरकार मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पुलिस और सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसने घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान गुरुवार को लश्कर के 5 आतंकवादी मार गिराए। मुठभेड़ गुरुवार को कुपवाड़ा जिले के माछी सेक्टर में हुई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए और उसके बाद हुई मुठभेड़ में 3 और आतंकवादी मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादी लश्कर ए तैयबा के थे। खोजी अभियान अभी भी जारी है। कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भले ही साथ हैं, लेकिन इन दोनों दलों के बीच खटपट तो ऐसी ही है जैसे ये दोनों ही यूपी में आमने सामने टक्कर में हों। दोनों दलों के बीच ताज़ा विवाद आजम खान को लेकर शुरू हुआ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जेल में बंद आजम खान से मिलने की बात कही तो अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि आजम खान को फंसाने में कांग्रेस नेताओं का हाथ है। अब खबर आई है कि आजम खान ने अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है। तो सवाल है कि आजम खान पर दोनों दलों के बीच तनातनी क्यों दिखाई दे रही है। समझा जाता है कि यूपी में आजम खान का मुस्लिम समुदाय में दबदबा है। समाजवादी पार्टी में वो बेहद ताकतमंद माने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी मुस्लिम यादव समीकरण को माना जाता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम सपा से छिटके हैं। कहा जाता है कि मायावती का जनाधार उस तरह का रहा नहीं और बीजेपी का तो मुस्लिम समुदाय में वोट बैंक है ही नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रही है। यही वजह है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जब कहा कि वो आजम खान से जेल में मिलना चाहते हैं तो अखिलेश यादव का कड़ा रुख सामने आ गया। महुआ मोइत्रा को आखिरकार संसदीय समिति ने पेश होने के लिए बुला लिया है। लोकसभा की आचार समिति ने गुरुवार को महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों पर अपनी पहली बैठक की। बैठक के बाद समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद अचानक से हीरानंदानी समूह के CEO दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा की आचार समिति को शपथ पत्र देकर दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। इसी दर्शन हीरानंदानी को मदद करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा है, लेकिन वो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। पिछले वर्ष अरब देश कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को वहां की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कतर की अदालत से आए इस फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई है। कहा है कि विस्तृत फैसले की कॉपी का हम इंतजार कर रहे हैं। ये सभी 8 लोग एक निजी कंपनी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की गुंडागर्दी बताया है। ईडी ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत की भी समन भेजा है। अशोक गहलोत ने कहा, जो हालात बने हुए हैं इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। इन लोगों को गलतफहमी है। अभी तो हम कल 5 और गारंटियां देने वाले हैं। वो तैयारी कर लें 5 नेताओं को चुनने की। कल गारंटियां देंगे तो परसों किन नेताओं के यहाँ छापेमारी करेंगे वो तय कर लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है।
उन्होंने कहा कि हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। ममता ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी के छापे डलवा रही है, गंदा खेल खेला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के घर ईडी की तलाशी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करते हुए कहा कि वो इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन नहीं पहुंचता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान क्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं? निमंत्रण देने हैं और इसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? एक ही व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम है? ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। खुर्शीद ने कहा कि दूसरी सभी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाना चाहिए था। बता दें, बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।